वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर हमें दिखाई जाती है डेकुलिन की बहन, जो कि हल्के हल्के कांपते हुए बहुत ही डार्क तरीके से बोल रही होती है, तुमने यहाँ पर ये किया क्या। और इस चीज को देखकर डेकुलिन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर बोल रहा होता है, यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये ओरा, ये विलन्स फेथ का ओरा नहीं है। और विलन्स फेथ का ओरा नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि डेकुलिन का सामने वाले से कोई भी डेथ वेरिएबल नहीं है। और अब सामने से उसकी बहन उसकी तरफ देख के खिखी करके हंसने लगती है, जो चीज देखकर डेकुलिन भी हैरान होता है और वो हंसते हुए आगे बोलती है, देखो एक बार तुमने क्या किया है हमारी टेरिटरी के लिए। हमारी टेरिटरी एक जैकपॉट हिट करने वाली है। और ये बोलते हुए वो किसी साइड पर अपना हाथ दिखा रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। और इधर डेकुलिन की बहन डेकुलिन की तरफ पलटते हुए बोल रही होती है, क्या तुमने हर मैजिस्ट्री को लेसन देते हुए उनकी चापलूसी की थी, क्योंकि मैं ऑर्डर के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था हर मैजिस्ट्री ऐसा करेंगी। मुझे बताओ ना, तुम्हें पहले से कैसे पता चला कि हर मैजिस्ट्री मेरिक को खोलने का ऑर्डर देने वाली है, क्योंकि तुमने उससे पहले मुझे ये ऑर्डर दे दिया था कि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दूं। और ये चीज सुनकर डेकुलिन चुपचाप सामने देख रहा होता है और उसके बाद उसे याद आता है कि वो ये सारी चीजें पहले ही समझ गया था। और उसके बाद वो हमें बताता है कि सोफिया ने ये चीज पहले ही मेंशन कर दी थी कि वो मेरिक को खोलने वाली है, इसीलिए मैंने पहले ही यर्लिन को बोल दिया था कि हेडेकेन के अंदर माना डिफेंस प्रिपेयर कर ले, क्योंकि माना रिच लैंड्स वो बहुत अच्छा रिवॉर्ड्स देते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी ये डिफेंस तैयार होगा रिस्क उतना ही कम होगा। और टावर के अंदर चढ़ने वाले ज्यादातर एडवेंचर्स वो पहले ही हमारे पास आकर अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे, जिससे हमें जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। और अब इस पूरी बात का मोटा मोटी मतलब ये हो सकता है कि हर मैजिस्ट्री वो टावर्स को ओपन करने वाली है, जिसके लिए एडवेंचर्स वहाँ पे आना शुरू कर देंगे। और क्योंकि एडवेंचर्स टावर्स के अंदर फाइट करने जाएंगे, इसीलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत पड़ेगी। और वहीं पर अपॉर्चुनिटी देखी डेकुलिन ने, इसीलिए उसने माना से भरे हुए लैंड्स के ऊपर अपना एक डिफेंस ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया है। अब एडवेंचर्स वहाँ पे आएंगे और हाई माना होने की वजह से वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि उनकी पावर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके और वो टावर्स में जाकर अच्छा मोटा पैसा कमा सकें। अब वैसे तो इस चीज को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए मुझे इतना ही पता चला है, पर आगे कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और इधर डेकुलिन अपनी बहन को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, मैं थोड़ा सा टेंशन के अंदर था, लेकिन अब जब मैं यर्लिन का काम देख रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूँ, इसने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा काम करा है। और इधर यर्लिन आगे डेकुलिन से पूछती है, तो हर मैजिस्ट्री आखिरकार प्लान क्या कर रही है, जिसके जवाब में डेकुलिन कुछ खास बोलता नहीं है। और उधर यर्लिन आगे बोलती है, एक तो वैसे ही अपोजिशन के मिनिस्टर, उनके पास हर मैजिस्ट्री के खिलाफ बोलने का अच्छा खासा मौका है, वो डीमन और मोन्स्टर के इंसिडेंट की वजह से। उसके साथ साथ अब हर मैजिस्ट्री ने मरिक को खोलने का भी ऑर्डर दे दिया है। टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ उन्होंने ऐसा किया क्यों। ऑफ कोर्स हमारी टेरिटरी लकी है कि हमें पहले से प्रिपेयर करने का मौका मिल गया, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। वैसे डेकुलिन, क्या तुम हर मैजिस्ट्री की इंटेंशन को समझ रहे हो, या तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा है। और डेकुलिन सामने खड़ा होकर बस ये सारी बातें सुन रहा होता है और बिना कोई जवाब दिए एक लेटर उसकी तरफ बढ़ाता है, जिसे देखते हुए यर्लिन बोलती है, हाँ ये क्या है। और डेकुलिन आगे बताता है, तुमने जो काम अभी तक यहाँ पर करा है वो काफी अच्छे से करा है, पर फिर भी मुझे कुछ एरियाज के अंदर कमी दिखाई दे रही है। और उन एरियाज को मजबूत करने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर उन सभी लोगों के नाम है जिन्हें तुम भरोसेमंद वर्कर्स कह सकती हो। जिसके बाद यर्लिन आगे पढ़ते हुए बोलती है, एक तो तुम मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हो, ऊपर से तुमने मुझे ये लिस्ट दे दी। जिसके बाद डेकुलिन फुल ओरा के साथ उसे बोलता है, मुझे ये मत कहना कि तुमने मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि मैं यहाँ आकर तुम्हारी तारीफ कर दूं। और ये सुनकर यर्लिन हल्की सी कांप जाती है, क्योंकि उसे पता है उसने यही हरकत करी थी। और वो बोल रही होती, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है। जिसके बाद डेकुलिन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और हाँ हार्डवर्क करती रहना। और पीछे से उसकी बहन यर्लिन उसे जवान चिढ़ा रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डेकुलिन का घर। और अब डेकुलिन अंदर जाते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, बहुत समय हो गया जब मैं इस रूम के अंदर आया हूँ। हाँ मुझे याद है, प्रिंसेस माओ के बॉडीगार्ड की ड्यूटी करने के बाद से ही मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, लेकिन एक मरीज के ओपन होने की बात सुनकर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और अब हो सकता है मुझे यहाँ पर लगातार आना पड़े, सिर्फ इसीलिए नहीं कि मुझे डिफेंस वर्क पे काम करना है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मेरी टेरिटरी की ये वाली जगह ये मेन क्वेस्ट से डायरेक्ट रिलेट होने वाली है। और इसका मतलब ये है कि इस वक्त डेकुलिन जिस घर के अंदर आया है वो उसका हेडेकेन वाला घर है। और अब ये सारी बातें सोचते हुए जैसे ही डेकुलिन आगे बढ़ रहा होता है, उसे सामने से कुछ तो महसूस होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है और अपने मन के अंदर बोलता है, ये क्या है, कुछ तो है जो मुझे बुला रहा है, वो बुक शेल्फ, क्या वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये चीज सोचते हुए डेकुलिन उस तरफ बढ़ने लगता है और वो किताब जो कि उसे बुला रही थी उसे अपनी तरफ बुलाते हुए बोलता है, तो यही है वो जो मुझे खींच रही थी। ठीक है, देखते हैं इस नोटबुक के अंदर आखिर है क्या, क्योंकि ये एनर्जी ये वेल्दी मैग्नेट की तो नहीं है और ना ही ये एनर्जी विलन्स फेथ की है, पर इसके बावजूद भी मेरी शार्प आईसाइट वो मुझे चीख चीख के कह रही है कि ये नोटबुक बहुत स्पेशल है। और इसका वेल्दी मैग्नेट का नहीं होना इसका ये मतलब है कि पैसों में बहुत ज्यादा कीमती नहीं है, और विलन्स फेथ का नहीं होना इसका मतलब है कि इससे डेकुलिन को खतरा भी नहीं है। बस इसीलिए डेकुलिन थोड़ा सा
कंफ्यूज है कि फिर उसकी शार्प आईसाइट वो ऐसा क्यों बोल रही है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए डेकुलिन अब उसके ऊपर हाथ रखता है और उस पे हाथ रखने के बाद अपना माना उसके अंदर डालता है और हमें एक डार्क सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो खतरनाक सा इंसान खड़ा हुआ है और डेकुलिन जूली को पकड़ के खड़ा है, जहाँ पर कमजोर सी हालत के अंदर जूली भी आगे बढ़ रही है और डेकुलिन भी बहुत ज्यादा हताश होते हुए अपनी आंखें बंद करके बोलता है जूली। और यहीं पर ये पिक्चर हमें फेड होते हुए दिखाई जाती है और उसके बाद हमें ऑर्डर ऑफ फ्रेहाइम दिखाया जाता है, पर उस स्टोरी के अंदर हमें ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि आखिरकार वहाँ पे होने क्या वाला है या जूली और डेकुलिन के साथ क्या होगा, और वो चीज हो सकता है हमें आगे पता चले। और इधर अगले पैनल के अंदर कोई बोल रहा होता है, क्या आप अपने होमलैंड वापस से जाने वाली है कमांडर? जिसके जवाब में जूली हंसते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैं अभी ये प्लान नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी इस ऑर्डर के साथ और काम करना चाहती हूँ। और वो सामने खड़ा हुआ बंदा वो भी हंसते हुए बोलता है, ओह प्लीज आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए कमांडर, क्योंकि एक बहुत ही लंबा हॉलीडे है और उसके बावजूद आप अपने घर नहीं जा रही हैं। आपको नहीं लगता है इस तरह का समय वो अपने घर पे बिताने के लिए बहुत अच्छा होता है? और हंसते हुए जूली बोलती है, हाँ वैसे अच्छा तो होता है। और इधर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हंसती हुई जूली बहुत ही ज्यादा डार्क और सीरियस वे में बैठी होती है और उसकी वो हंसी उसके चेहरे से पूरी तरह से गायब होती है और वो बहुत दुखी होते हुए बोलती है, मेरा घर जहाँ पर मुझे कंफर्ट फील हो, सच बताऊं तो मेरे पास ऐसी कोई जगह है ही नहीं। और इसके बाद जूली हमें अपनी कहानी सुनाते हुए बोलती है, ऐसा कहते हैं कि फ्रेडन एक ऐसा परिवार था जहाँ पर हंसी कभी भी नहीं रुकती थी, लेकिन वो समय जब मैं पैदा हुई तब वो हंसी बंद हो गई। और उसी पास्ट के अंदर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, जब ये लड़की पैदा हुई तो फ्रेडन के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड है, इसी वजह से मैडम इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो इस दुनिया से चली गई। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटी सी जूली के पास में उसकी मरी हुई माँ होती है और इधर जूली हमें आगे बताती है, बस वही वो समय था जब मेरे परिवार की खुशियाँ खत्म हो गई। वो बच्ची जो कि सिर्फ इसलिए जी रही है क्योंकि उसकी माँ की जान चली गई, हाँ मैं वही हूँ, और क्योंकि मैं वो इंसान हूँ इसी वजह से मेरे पूरे परिवार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और यहाँ तक कि अपनी परछाई भी मुझ पे नहीं पड़ने दी। और मैं हमेशा ये चीज सोचती रही कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग मुझसे प्यार से बात करेंगे और वो लोग मेरी तरफ प्यार से देखेंगे, क्योंकि ये ठंडे तूफान ये हमेशा तो नहीं रहेंगे ना। और हमें दिखाई जाती है जूली की तलवार, जहाँ पर जूली बड़ी हो चुकी है और अब वो अच्छा खासा फाइट करना सीख रही है और फाइट करते हुए वो हमें आगे बताती है, उसके बाद मैंने भी एक सपना देखा, एक नाइट बनने का सपना, और उस सपने की वजह से मैं फाइनली स्टैंड कर पाई मेरी उस ऑकवर्ड फैमिली के साथ। आफ्टर ऑल जब भी मेरे हाथ के अंदर मेरी तलवार होती है मुझे ऐसा महसूस होता है कि यही मेरा ट्रू सेल्फ है और इसी से मुझे अपनी फैमिली के अंदर रिकॉग्नाइजेशन और अप्रिशिएशन मिलेगा। और ये चीज बोलते हुए जूली अपने पास्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तलवार पकड़ के खड़ी होती है और आगे हमें बताती है, लकीली मैं वो इंसान बनी जो कि पाथ ऑफ सोर्ड पे चली। और यहीं पर उसे डेकुलिन की वो बात याद आती है जब डेकुलिन ने उसे कहा था, जूली अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा डिफेंडर बनने के लिए तैयार हूँ। और जूली ने वहाँ से खड़े होते हुए बोला था, मेरा बड़ा भाई जीटे वो अभी भी मुझे मैरिज के लिए फोर्स कर रहा है। और इधर प्रेजेंट के अंदर जूली आगे बोलती है, मुझे कुछ भी करके अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव करना होगा क्योंकि मेरा डिफेंडर डेकुलिन है। और यहाँ पर मेरा डिफेंडर डेकुलिन है, इस बात से इसका ये मतलब हो सकता है कि डेकुलिन जैसा इंसान वो कभी भी पलट सकता है, इसीलिए इसे जल्द से जल्द अपने गोल को पाना होगा, क्योंकि अगर डेकुलिन अपनी बात से पीछे हट गया या उसने कोई और चाल चल दी तो जूली का करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अब इसके बाद जूली को कुछ तो होता है जिस वजह से वो अपनी आंखें बंद करके दांत भींच लेती है और हमें आसपास से तलवारों के चलने की आवाजें आती हैं। फिर एक डार्क सी दीवार के बाद हमें वापस से जूली दिखाई जाती है जो कि पसीने में भीगी हुई है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं और उसके हाथ पे लाल पानी लगा हुआ है। जो चीजें देखने के बाद वो बिल्कुल चुप रह जाती है। और इधर सीन वापस से शिफ्ट होता है डेकुलिन की तरफ, जो कि इस किताब को देखने के बाद आगे अपने मन के अंदर बोलता है, ये आफ्टर इमेजेस ये किस तरह की थी, क्योंकि इन्हें देखने के बाद मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। जूली इतनी ज्यादा इंजर्ड आखिरकार हुई कैसे? उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे जो इंजरी हुई है वो बहुत ही ज्यादा गहरी है। और तभी डेकुलिन को याद आता है कि हर मैजिस्ट्री के स्वॉर्ड ट्यूटर को एग्जामिनेशन करने के लिए जब डेकुलिन को भेजा गया था तब वहाँ पर एक बंदे ने जूली को पहचानते हुए ये बोला था, क्या हुआ जूली तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ माना बॉडीगार्ड मिशन के अंदर गया था। और इधर डेकुलिन उस बात को याद करते हुए बोलता है, हाँ याद आया, उस समय पर किसी ने जूली से कहा था कि वो लोग माना बॉडीगार्ड मिशन पे गए थे और मेरे पास उस मिशन की कोई भी मेमोरीज नहीं है, डेकुलिन की वो मेमोरीज जो मेरे पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो सभी की सभी इस बुक के अंदर है। जूली की उस इंजरी का वो सीक्रेट जो मैं जानना चाहता हूँ वो शायद इसी के अंदर है। ठीक है मुझे उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और ये चीज सोचकर वो वापस से अपना मना उस बुक के अंदर डालता है और पूरी पावर लगा के ये चीज ढूंढने की कोशिश करता है कि जूली को इंजरी लगी कैसे थी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इन सब चीजों से जरूरी बात यह है कि इस वीडियो का थंबनेल
थंबनेल जो कि तुम इस वक्त देख रहे हो उसे बनाया है हमारे कार्तिक भाई ने, इसीलिए इसका पूरा क्रेडिट उसे ही जाता है। और अगर तुम भी मांगा रिलेटेड वीडियोस बनाते हो या फिर यूट्यूब पे कोई काम करते हो जिसमें तुम्हें अच्छे थंबनेल की जरूरत हो तो तुम भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। और आखिर में कमेंट करना अनिवार्य है।